नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी साथी में। आज हम लेके आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जो होने वाली है 21 जून से परीक्षा, उसके फर्स्ट पेपर को। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स हैं जैसे कि आईसीटी है, ठीक है, इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे 50-50 क्वेश्चन में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू भी है, ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अपने इन 10 दिनों के जो 10 डेज बचे हुए हैं आपके पास, है ना, 10 डेज या फिर 7 डेज, इनमें आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं या फिर जो भी आने वाले फर्स्ट पेपर में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करेंगे, समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आईसीटी का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है इस प्रकार की, संक्षिप्त नाम आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। अगर हम बात करें जिस चीज को हम पढ़ते हैं आईसीटी, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो इसलिए इसका पूरा नाम हमें जानना भी जरूरी है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इंटर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं होगा। हिंदी में आप इसको देख लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज द फास्टेस्ट। तो हम सब जानते हैं कि जो सी है, ठीक है, जो हमारी कैश मेमोरी होती है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बहुत तेज गति से काम करती है या रैम की तुलना में सीपीयू से अधिक निकट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है 8 बिट्स होते हैं एक बाइट्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है मिलान करने वक्त। ठीक है, आपको दो तरीके से दे देगा। इसकी जो मानक परिभाषा है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गति के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी का जो क्रोनोलॉजी है या फिर हायरार्की है, ठीक है, चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में चेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, जो हायरार्की है जो उसका घटता हुआ क्रम है वो हमको बताना है। यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी मेमोरी होगी, ठीक है, उसके बाद और सबसे लास्ट में सबसे कम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, पहला क्या है, रजिस्टर, ठीक है, दूसरा क्या है, कैश, तीसरा क्या है, रैम, और चौथे पे क्या है, हार्ड डिस्क। ठीक है, चौथे पे रजिस्टर सबसे तेज होता है, उसके बाद कैश होता है, फिर मुख्य मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, और फिर हार्ड डिस्क जिसको सेकेंडरी स्टोरेज सबसे धीमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लिनक्स। जो लिनक्स होता है हमारा, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स एक स्वतंत्र ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड कोई भी बदल सकता है। विंडोज और मैकओएस मालिकाना प्रॉपर्टी, जो प्रोप्राइटरी होती है ना, इनका मालिकाना हक इनका है। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखो, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको आएंगे, टेगल करेंगे, तो हमें अभी बस इसको देख के याद कर लेना है। इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभी, क्योंकि अभी एग्जाम पास में है और ये आईसीटी पहला ये जो फर्स्ट पेपर ऐसा ना, जितना हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाते हैं उतना बड़ा होता जाता है, लेंदी होता जाता है। इसलिए उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो पेपर में आएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है GUI का पूरा रूप, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो जो GUI है इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो उपयोगकर्ता को विजुअल आइकन का उपयोग करके उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर क्या है, इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी गीगाबाइट्स यानी कि जीबी आर देयर इन वन
टीबी यानी कि टेराबाइट। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 जीबी होता है एक टीबी में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के लिए भी टाइम नहीं है, हम अगर दूसरी वीडियो बनाएंगे तो, क्योंकि अभी सारे हर यूनिट पे कोशिश है कि वो 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए जो कभी कभी एरर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी प्रकृति में वॉलेटाइल है यानी कि अस्थायी है? ठीक है, 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। हम सबको पता है जो रैम होता है, ठीक है, वो क्या होती है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब बिजली की आपूर्ति बंद होते ही रैम अपना डाटा खो देता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं, यानी कि अस्थायी नहीं है। और जो रोम होता है इसका उल्टा होता है, तो एक को याद करो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक का उल्टा दूसरा होता है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों के संदर्भ में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? जो हमारे कंप्यूटर में कभी कभी हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है ना, तो उसके लिए एक हम अलग से एसएसडी लगाते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, जो एसएसडी है एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो फ्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग करता है और पारंपरिक जो एचडीडी से तेज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देख लेते हैं, पहला क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, ये जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो एक बार जल्दी से नजर कर लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या है। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, माउस होगा, ठीक है, माइक्रोफोन जो हमारा होता है, ठीक है, वेब कैम जो होते हैं, ठीक, स्कैनर, ठीक, और बार कोड रीडर जो होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होंगे? ठीक है, आउटपुट डिवाइस में जैसे कि आउटपुट को देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइस में क्या होगा? ठीक है, आउटपुट डिवाइस में, एक मिनट, आउटपुट डिवाइस में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। मॉनिटर, ठीक, प्रिंटर, ठीक, स्पीकर यानी कि हेडफोन, ठीक, और प्रोजेक्टर। ठीक है, ये कहते हैं, ये होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिस है, फिर पूछा है कि रैम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इट इज नॉन, ठीक है, ये क्या कह रहा है? इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इट रिटेन्स डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, इट इज प्राइमरी रीड राइट मेमोरी, इट can't operate faster than the secondary storage. RAM is a temporary primary memory that allows both read and write operations. RAM एक अस्थायी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों को अनुमति देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो USB का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो हमारे पास USB होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसको याद रखना, ये फुल फॉर्म बिल्कुल पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। इमेज फाइलों के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन यूज फॉर द इमेज फाइल्स? तो इसका सही उत्तर होगा, हम सब जानते हैं ना, JPEG। एक बार ये PYQ का क्वेश्चन है, आया भी था, आपको याद होगा तो, जो लोग पीछे दिए थे। ठीक है, MP3 किसके लिए यूज होता है? ऑडियो के लिए। ठीक है, ऐसे से MP4 किसके लिए यूज होता है? वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर CPU? तो जो CPU है इसके 2 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU कहते हैं। ये जो 2 होते हैं ना, वो हमारे कंप्यूटर के मेन यूनिट होते हैं। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं CU को। अगला चलते हैं,
अब जो हमारा पार्ट 2 है ना, इसमें हमने रखा है इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनको। तो इसमें देखते हैं, पहला इसमें जो प्रश्न नंबर 16 हो गया वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार है कि इंटरनेट पर डेटा संचार को नियंत्रित करने के वाले समूह, नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब a set of rule of the governs data communication over the internet is called, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर द established set of the rule that determine how data is transmitted across network, यानी कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों के स्थापित समूह होते हैं जो तय करते हैं कि नेटवर्क का डाटा कैसे प्रसारित होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न नंबर हमारा हो गया 17। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है किसी संगठन के भीतर केवल उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी कोई संगठन है उसके अंदर जो कुल, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट कौन करता है, ये वाइड लेवल पे होता है ना, पूरे बहुत सब लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इंट्रानेट जो होता है वो आंतरिक यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का क्या अर्थ है, जो ईमेल हम लिखते हैं तो उसमें एक बीसीसी लिख के आता है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि इसमें शामिल ईमेल पते अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। ठीक, इसका सही उत्तर है, जो हमारा उत्तर नंबर बी है, एसएमटीपी। एसएमटीपी का यूज होता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूआरएल, आपने देखा होगा यूआरएल, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों को वैश्विक प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे www आके लिखा था ना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा नहीं है इसमें। तो पहला क्या है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये क्या है गूगल क्रोम है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन, ये वेब ब्राउजर नहीं है। और एप्पल सफारी क्या है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी क्या है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। हमारे घरों में लगे हुए जो वाईफाई होते हैं ना, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूरा जो रूप है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं इसको। ठीक, याद रखिएगा, जितने भी फुल फॉर्म है बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा है कि द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्या ये सर्किट स्विच है, ठीक है, क्या ये पैकेट स्विच है, या मैसेज स्विच है, या टेलीफोन स्विच है। तो आप सब सोचिए, तो जो इंटरनेट है वो किस पे है, ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, पैकेट स्विच पे है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक संचार का उदाहरण है। सिंक्रोनस, जो सिंक्रोनस है उसका कौन सा उदाहरण है। तो जो कौन है, ईमेल, डिस्कशन फोरम, ब्लॉग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये, ठीक है, वास्तविक यानी कि लाइव यही होता है। ठीक, आप ये जो क्वेश्चन है इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम।
ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये काम करता है टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है, जो डोमेन नेम होते हैं उनको ये ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में। ठीक है, डीएनएस इसको कहते हैं। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम सब जानते हैं HTML। ठीक है, HTML का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, द टर्म स्पैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पैम टर्म है वो किससे रिलेटेड है? पहला है अनसॉलिसिटेड, जो अनचाहे बल्क है, यानी कि जो हमारे में बग्स है उनको, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर फेलियर को, या फिर न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को, या फिर टाइप ऑफ द सर्च इंजन को। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके करता है, यानी कि स्पैम का तात्पर्य होता है कि बड़ी संख्या में भेजे जाने अनवांछित, ठीक है, अनकमर्शियल जो होते हैं, कमर्शियल ईमेल होते हैं जिनको हम नहीं चाहते, बार बार आते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, उनको स्पैम करते हैं। अगला है व्हाट डज VoIP, इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब वॉइस ओवर, सॉरी मैंने कवर बोल दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो फायरवॉल होता है वो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए यूज होता है, यानी कि टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल को। ठीक है, अगला हमारा फिशिंग, काफी शब्द चर्चा में रहता है। फिशिंग का क्या मतलब है? ठीक है, तो फिशिंग एक साइबर हमला है जो संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए उपयोगकर्ता और धोखाधड़ी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड कार्ड डिटेल्स। ठीक है, अगला है, हम आगे हैं पार्ट 3 में, जिनमें हमने उच्च शिक्षा से रिलेटेड डिजिटल जो हमारी चीजें उनको रखा है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसको कहते हैं। अगला है हमारा प्रश्न है, स्वयं प्रभा के तहत कितने उच्च गुणवत्ता वाले DTH शैक्षिक चैनल को 24/7 आवर प्रसारित किए जाते हैं? ब्रॉडकास्टिंग होता है कि कभी नहीं रुकता है। कितने DTH चैनल है? 40 है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, शुरू में 32 की गई थी और अब जो है इनको 40 कर दिया गया है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI का प्रबंधन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रबंधन जो होता है IIT खड़गपुर जो है हमारे उसके द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षणिक पुरस्कारों, डिग्री, डिप्लोमा को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है? आप सब जानते हैं NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये क्या करता है? शैक्षणिक पुरस्कार, डिग्री, डिप्लोमा को क्या करता है? सुरक्षित करता है और ऑनलाइन सत्यापित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, भारतीय विश्वविद्यालय के शोध प्रबंधों, PhD और जो थीसिस होता है को इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डेटाबेस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शोध गंगा, काफी फेमस नाम है शोध गंगा के बारे में। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मूक का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, मूक का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक्स आर फ्री डिस्टेंस लर्निंग कोर्स एम टू लार्ज स्केल इंटरेक्टिव, ठीक है, पार्टिसिपेशन बाय द वेब, यानी कि मूक के माध्यम से बड़े पैमाने में इंटरेक्टिव भागीदारी को उद्देश्य इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं, कौन सी डिजिटल पहल उच्च शिक्षा संस्थानों को पीयर समीक्षित पत्रिकाओं, जर्नल्स और डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करती है? ठीक है, क्या ये यंत्र करती है? ठीक है, ई शोध सिंधु करती है, टॉक टू टीचर करती है, या फिर वर्चुअल लैब्स करता है? तो इसका सही उत्तर है ई शोध सिंधु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स लैब और एम्बेडेड सिस्टम को शामिल करने पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है सी ई यंत्र। ठीक है, ई
10th। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनफिनिट द्वारा विकसित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को के प्रोफाइल का राष्ट्रीय डेटाबेस कौन सा है? तो ये क्या है? सुधी नहीं, ठीक है, विद्वान है, सामर्थ्य नहीं है। इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्वान। भारत में काम कर रहे वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का एक प्रमुख डेटाबेस रखता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्वयं पाठ्यक्रम के 4/4 में जो रिक्वायर्ड है उनमें शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वीडियो लेक्चर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्पेशल प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, ई बुक्स, होम डिलीवरी ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट एंड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फोरम। तो ये जो होम डिलीवरी टेक्स्ट बुक का है ये वाला नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो ये क्या है? हम सब जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। कब शुरू किया गया था? 2015 में, डेट याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग के साथ डिजिटल रूप से संवाद करता है तो यह ई गवर्नेंस के किस मॉडल को दर्शाता है? ठीक है, या ई गवर्नेंस के G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल को दर्शाता है। सिंपल सा था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और सब ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखिए काट सकते हैं। मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं चीजों को कर रहा हूँ, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा चीजें करनी है, ठीक है। अभी एग्जाम नजदीक है तो हमको बस अपने प्रश्न और उत्तर की तरफ जाना है। अगला प्रश्न है, कौन सी आधिकारिक सरकारी क्लाउड सेवा नागरिकों को आधार और मार्कशीट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने का अनुमति देता है? आप सबने यूज किया होगा डिजी लॉकर। तो ये काम कौन करता है? डिजी लॉकर करता है भारत में। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उमंग मोबाइल एप्लीकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एंटरटेनमेंट एंड द गेमिंग पोर्टल फॉर स्टूडेंट नहीं, ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सेस हंड्रेड्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज। तो थोड़ा बहुत सही है। अच्छा, और देखते हैं कोई सही हो सकता है क्या? एक्सक्लूसिवली फिलिंग पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको नहीं करता है, ठीक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर पोर्टल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला है आईसीटी सुरक्षा के संदर्भ में मालवेयर का अर्थ क्या है? ठीक है, आईसीटी सुरक्षा के संबंध में मालवेयर का अर्थ क्या है? जो मालवेयर है उसको अर्थ क्या है? ठीक है, तो मलेशिया सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मालवेयर मलेशिया सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप से जो जानबूझकर कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं को से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कौन सी भारतीय एजेंसी काम करती है? तो कौन काम करता है? एनआईसी नहीं, नीति आयोग नहीं, सीडैक नहीं, कौन काम करता है? ये काम करती है सेरेट इंडिया, CERT, मतलब जो साइबर सुरक्षा के चीजों को यही देखती है। अगला है, कौन सी भारतीय कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए IT एक्ट 2000, ठीक है, ये करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में कुशल और पारदर्शी फाइनल प्रबंधन और के लिए INC द्वारा विकसित अनुप्रयोग प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम सही नाम है ऑप्शन नंबर बी, ई ऑफिस। ठीक है, ई ऑफिस एक सरकारी कार्य प्रवाहों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित एक डिजिटल वर्क प्लेस समाधान है। अगला है, रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? तो रैनसमवेयर क्या है? एक टाइप ऑफ द मालवेयर है, ठीक है। क्या करता है ये? एक टाइप ऑफ मालवेयर है दैट ब्लॉक एक्सेस टू डाटा सिस्टम एंड द डिमांड पेमेंट टू अनलॉक इट। ठीक है, पहले ब्लॉक कर देगा, उसके बाद उसको अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है ये, ठीक है। एक हिसाब से फिरौती का काम करता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के रूपांतरण पर केंद्रित है?
कह रहे हैं विच पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया फोकसेस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। तो ऐसा कौन होता है? ब्रॉडबैंड, हाईवेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ द सर्विस, ई क्रांति जो आई है, ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, आईटी जॉब्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ई क्रांति। देखिए आईसीटी के 50 क्वेश्चन थे, अभी और 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे और साथ में हायर एजुकेशन के 50 क्वेश्चन ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू हैं। और इसके साथ आईसीटी हो गया, एक हायर एजुकेशन हो गया और इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन लेके आएंगे 50-50। हम इस 50 प्रश्नों की सीरीज में ऐसी कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चनों को एक बार आप देख के जाइए, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी छोटे क्वेश्चन है पर बार बार दिखाई देते हैं और हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए हो या फिर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जीएस और हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं, हमने क्लास शुरू की वहाँ पे। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रही है, ठीक है, कुछ गलतियां या कुछ भी आपको लगता है, तो आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, ठीक है। थैंक यू।